डोलू 2 अद्वितीय काला कछुआ चंद्र देवता अध्याय 36 शियाओ बाक्सिया मैं तुम्हारे लिए आत्मा पशुओं का गद्दार बन गया हुआ युहाओं के लिए योजना वेब नॉवल। जू त्यानिक्सी ने लेटर नली असली और लेटर का पेपर आउट किया। उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट दिखाई दी। शियाओ बाक्सिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये शब्द मानव सागर आत्मा स्वामी द्वारा लिखे गए हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। एक सरसरी नज़रों के बाद जू त्यानिक्सी की झलक सामने आई। पत्र की सामग्री में कुछ भी गलत नहीं है, तो बस सामान्य रेटिंग है, और इसमें एक समुद्री चार्ट भी शामिल है। ब्रैडर टर्टल ये स्वीकार्य है। पत्र में जियाओ बाजिया ने प्रमुख वर्ष तक घर पर एकांतवास में रहकर स्वास्थ्य करने के अपने अनुभव का वर्णन किया जब उन्हें अचानक अपने मानव मित्रों की याद आई। उन्होंने तुरंत समुद्र में निकल पड़े और समुद्री आत्मा गुरुओं का एक जहाज खोज भ्रमण, उनकी मैत्रीपूर्ण और आश्रमपूर्ण बातचीत की और उन्हें अंशकालिक गुरु के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा। आंखों में आंखें लिए सागर आत्मा स्वामी सियाओ बाक्सिया के आग्रह पर सहमत हो गए। पत्र धारक के बाद वे पुरातात्विक स्मारकों के ढेर और प्रकाश की गति से वापस भाग गए। इसके अलावा सियाओ बाक्सिया ने गहरे समुद्र में रहने वाली जादुई चट्टानों पर हमले की भी शिकायत की, जिसमें एक त्रासदी हुई जिसमें कई कबीले के निवासी खतरे में पड़ गए, और उन्होंने एक समुद्री नक्शा भी संलग्न किया जिसमें टोंगटियन बाजू द्वारा भागे जाने के बाद उस भयंकर जादुई झील का निशान बनाया गया था। इस चित्र में उन स्थानों को दर्शाया गया है जहां कई लाख साल पुराने गहरे समुद्र में रहने वाले दानव झील के क्षेत्र भी शामिल हैं। आपका आत्मा प्रेमी मित्र बहुत उदार है। वह गहरे समुद्र में रहने वाली कई मछली पकड़ने वाली जगहें ढूंढता है। शाओ चानफेंग ने एक अज्ञात स्वर में कहा कि उसने भी पत्र की पहली ही जांच कर ली थी और टोंगटियन बाक्सिया के व्यवहार से वह मन ही मन स्तब्ध थी। सौभाग्य से गहरे समुद्र के दानव वेल कबीले की ताकतें काफ़ी हैं। अगर कोई और जाति होती है तो टोंगटियान बाशिया द्वारा इस तरह के अंतिम संस्कार में जाने को कितने लोग सह सकते हैं। ये व्यवहार तो सीधे सीधे एक समुद्री आत्मा वाले जानवरों के पात्र हैं। जू त्यानसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सियाओ बाक्सिया उसकी जान बचाकर रखी जाएगी। उसने बिना रुके शिकायत की। जब उसने मुझसे कहा कि वह अपने घर ले जा रहा था तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है। मुझसे यह आशा मत करो कि वह ऐसा करेगा। एक स्थिर और समुद्री मानचित्र का ध्यान अध्ययन करते समय जू त्यानसी की आंखों में चमक आ गई और वह मन ही मन फुसफुसाया, मैंने गहरे समुद्र के दानव घाट को इसलिए चुना क्योंकि वे न केवल अत्यधिक शक्तिशाली थे बल्कि उनकी जनजाति में मौजूद कुछ ही उत्परिवर्तित विद्वानों में विशेष प्रतिभाएं मौजूद हैं। मुझे बताएं कि बहुत सारे स्मारकों से मुक्ति मिली है। समुद्र में गहरे समुद्र के दानव वेल कबीले का दर्जा लगभग मुख्य भूमि पर पाए जाने वाले ड्रैगन आत्मा वाले जीवों के बराबर है। इनकी जातीय प्रतिभाएं अत्यंत प्रबल होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनकी मानसिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती। कहा जाता है कि इसका कारण वेल का मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा होना है, लेकिन अपवाद हमेशा होते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली जादुई वेल की कई विशेष किस्में पाई जाती हैं। इनका मस्तिष्क सामान्य गहरे समुद्र में रहने वाली जादुई वेल की तुलना में कहीं अधिक बड़ा होता है। हालांकि इनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई है, लेकिन इनकी मानसिक शक्ति असाधारण रूप से प्रबल होती है, जो उच्च कोटि के मानसिक आत्मा प्राणियों से कम नहीं होती। इनमें खूंखार और हिंसक रक्त दानव वेल और समुद्र से विशेष लगाव रखने वाली चांदी की दानव वेल शामिल हैं। पहले प्रकार की वेल में रक्तपात और हिंसा की प्रवृत्ति होती है, जबकि दूसरे प्रकार की वेल का तत्वों पर भयानक नियंत्रण होता है। उनका जल गुण चरम सीमा के करीब होता है और उनका वज्र गुण भी अत्यंत भयावह होता है। एक एक करके लक्ष्यों की खोज करने के बाद जू त्यानिक्सी ने अंततः समुद्र के दक्षिण पश्चिम में हजारों मील दूर एक निर्देशांक का चयन किया और इसे शियाओ चानफेंग को दिखाते हुए कहा, गुरुजी, मुझे मिल गया, यही वह स्थान है। शियाओ चानफेंग ने समुद्री मानचित्र पर एक नज़र डाली और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह समुद्री क्षेत्र जहां गहरे समुद्र में रहने वाली चांदी की दानव वेल दिखाई दी हैं। ऐसा लगता है कि आप उन पर लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं। जू त्यानिक्सी ने हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तटीय क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा वाले जानवर ज्यादा नहीं हैं। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम गहरे समुद्र के दानव वेल के एक प्रकार की खोज करें जो एक दुर्लभ चांदी की आत्मा वाला जानवर है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार ड्रैगन देवता ने सूर्य और चंद्रमा के सार में स्नान किया, जिससे एक स्वर्ण ड्रैगन और एक रजत ड्रैगन का निर्माण हुआ। स्वर्ण ड्रैगन ने सूर्य का सार ग्रहण किया और धीरे धीरे परम शक्ति में परिवर्तित हो गया। रजत ड्रैगन ने चंद्रमा का सार अवशोषित किया और धीरे धीरे अनेक तत्वों में परिवर्तित हो गया। इस दुनिया में मौजूद सभी रजत आत्मा वाले जीवों की उत्पत्ति रजत ड्रैगन की कृपा से हुई है। वे साधना के लिए चंद्रमा की रोशनी को अवशोषित कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य का रजत चंद्र भेड़िया राजा और इस समुद्र में रहने वाला गहरे समुद्र का रजत दानव वेल सभी इसी प्रकार के हैं। हालांकि वे शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा वाले जीव नहीं हैं, फिर भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति शीर्ष स्तर के आध्यात्मिक आत्मा वाले जीवों से कम नहीं है। मेरी युद्ध आत्मा एक अर्थ में चंद्रमा के समान है।
मेरे लिए सबसे उपयुक्त आत्मा जीव शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा जीव और रजत आत्मा जीव हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली चांदी की दानव व्हेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली चांदी के आध्यात्मिक जीवों में से एक है। शाओ चानफेंग ने इस बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच गहरे समुद्र का दानव व्हेल सबसे शक्तिशाली आत्मा जीव है, और उत्परिवर्तित रजत दानव व्हेल तो समग्र शक्ति में उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर हमें कोई शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा जीव भी मिल जाए तो भी वह इनसे बेहतर नहीं हो सकता। आत्मा प्राणियों में उच्च स्तरीय आत्मा प्राणियों के लिए सोने और चांदी के विशिष्ट अर्थ होते हैं। सोना परम शक्ति का प्रतीक है, जबकि चांदी अनेक गुणों या शक्तिशाली गुणों का प्रतीक है। चांदी के आत्मा प्राणी विकसित हो सकते हैं या वे शक्तिशाली क्षमताओं के साथ जन्म ले सकते हैं। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की विशेषता, रजत भेड़िया इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। ये जन्मजात रूप से 6 तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। रजत आत्मा वाले जीवों की सामान्य विशेषता यह है कि उनमें अत्यंत प्रबल मानसिक शक्ति होती है, अन्यथा वे शक्तिशाली तात्विक शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। गहरे समुद्र में रहने वाली दानव व्हेलें स्वयं समुद्र की अधिपति प्रजाति हैं। जियाओ चानफेंग को इस बात का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि चांदी के रंग के इन उत्परिवर्तित जीवों की शक्ति कितनी भयानक होगी। उसने ये जिम्मेदारी नाव चला रहे ओल्ड व्यू को सौंप दी। श्रीमान ओल्ड व्यू, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। गहरे समुद्र में प्रवेश करने के बाद हमें दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए। इससे हमें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रास्ता बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है और रास्ते में मिलने वाले समुद्री जीवों से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम यही हैं। लेवल 96 के सुपर डॉलुओ के रूप में जियाओ चानफेंग को पूरा भरोसा है कि अगर उसका सामना 100,000 साल पुराने समुद्री आत्मा दानव से भी हो जाए तो वह उसे खदेड़ सकता है। एक गुरु चाचा होने के नाते ये निवारक शक्ति अवश्य ही होनी चाहिए। जू तियानक्सी मुस्कुराया और इंटरकॉम का उपयोग कर रहे शियाओ चानफेंग पर एक नज़र डाली, फिर उसकी नज़र दूर तट रेखा पर पड़ी और उसे अचानक मूल विश्व रेखा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद आ गई। हे स्वामी, हमारे शुवानवु चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तीनों साम्राज्यों में खुफिया नेटवर्क हैं। क्या हम व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ये सुनकर जियाओ चानफेंग दंग रह गया और उसने अनजाने में जवाब दिया, हाँ क्या बात है। जू तियानक्सी ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, कारण और परिणाम का आकलन करते हुए मेरे दादाजी के परिवार के दुखद अंत का कुछ हद तक कारण समकालीन श्वेत बाघ ड्यूक दाई हाओ भी था। ये व्यक्ति लंबे समय से शिंगलुओ साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर तैनात है और सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य के पूर्व में एक बड़ा खतरा है। देर सवेर मुझे उससे लड़ना ही होगा। खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानकर ही आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि उसके घर में कोई खामी है या नहीं। शाओ चानफेंग को अचानक समझ आया, ठीक है, इसे संभालना आसान है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं किसी को उसके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजूंगा और आपको दे दूंगा। सच कहूं तो जब मैं शिंगलुओ शाही अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा था तब मेरी मुलाकात शिंगलुओ साम्राज्य के कई शक्तिशाली बच्चों से हुई थी। अब उनमें से अधिकांश शिंगलुओ साम्राज्य में उच्च पदों पर है और वे मुझे कुछ सम्मान देंगे। व्हाइट टाइगर ड्यूक के महल की जांच करना मुश्किल नहीं है। श्वेत बाघ के ड्यूक का दाई परिवार पिछली राजवंश का शाही परिवार था और नई राजवंश में 4000 से अधिक वर्षों से उच्च शक्ति में रहा है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष हवा को आकर्षित करता है, उसी प्रकार अनगिनत आंखें हमेशा गुप्त रूप से उन पर नजर रखती रही हैं, जिससे जानकारी एकत्र करना आसान हो जाता है। शिंगलुओ राजसी अकादमी कुलीनों का जमावड़ा स्थल था। उनकी पीढ़ी के लगभग सभी युवा अब पारिवारिक व्यवसाय संभाल चुके थे और उनके संबंध शिंगलुओ साम्राज्य के उच्च वर्गों तक फैले हुए थे। यदि वह इन संबंधों का उपयोग करता तो वह ये पता लगा सकता था कि श्वेत बाघ ड्यूक के महल में बिल्ली की मृत्यु लगभग कब हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जू तियानक्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दाई हाओ और दाई परिवार के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण उसे हुओ युहाओ की स्थिति की जांच करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए किसी कारण के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें दाई हाओ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह कभी उनके रास्ते में आता तो वे उसे लात मारकर दूर फेंक सकते थे या पीट कर मार सकते थे। इसके बजाय उनके 4 प्रतिभाशाली बेटे उनसे कहीं अधिक ध्यान देने योग्य थे। शुद्ध श्वेत बाघ मार्शल स्पिरिट के उत्तराधिकारी दाई योहेंग और दाई हुआबिन दोनों ही असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो उनका उपाधि प्राप्त डोलू बनना निश्चित है और उन्हें सुपर डोलू बनने की भी आशा है। दाई लुई की ब्लड टाइगर मार्शल स्पिरिट शुरुआती चरण में मंद और स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से उत्तेजित होने के बाद मार्शल स्पिरिट का स्तर व्हाइट टाइगर से भी अधिक था। जहां तक मूल उपन्यास के नायक हुआ युहाओ की बात है, उनकी आध्यात्मिक आत्मा की गुणवत्ता उत्कृष्ट है और आत्मा मार्गदर्शक के लिए उनकी प्रतिभा असाधारण है,
लेकिन उनके शुरुआती वर्षों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था और उनके शरीर की नसें अव्यवस्थित है, अन्यथा उनके पास केवल जन्मजात प्रथम स्तरीय आत्मा शक्ति ही नहीं होती। अगर उसने तियानमेन ब्रांड के पावर बैंक के मूल शेयरों में निवेश न किया होता तो बेबी तांग्या की देखरेख के बावजूद भी उसके लिए मार्शल सोल विभाग से स्नातक होना लगभग असंभव होता। हालांकि सोल गाइडेंस विभाग से स्नातक होने की उसे कुछ उम्मीद अभी भी थी, लेकिन फिर भी अगर उसकी मार्शल आत्मा को सूर्य चंद्र साम्राज्य में भेजा जाता, जो आत्मा मार्गदर्शकों को महत्व देता है, या बॉडी सेक्ट में भेजा जाता, जो शरीर की मार्शल आत्मा को महत्व देता है, तो उसके विकसित होने की उम्मीद थी। लेकिन वह अधमरी अवस्था में थी और उदासीन श्रेक के पास चली गई। पूरे श्रेक एक्सटर्नल अकेडमी में, या यहाँ तक कि पूरे श्रेक मार्शल स्पिरिट डिपार्टमेंट में, केवल एक ही सामान्य शिक्षक है, वान यान। बाकी सभी शिक्षक मानवरूपी प्राणी हैं। शिक्षक नैतिकता जैसी पवित्र चीज इस जीवन में असंभव है और कभी अस्तित्व में नहीं आएगी। साधारण प्रतिभा वाले शिष्य को असाधारण प्रतिभावान बनाना संभव नहीं है, लेकिन एक सामान्य प्रतिभावान को शक्तिशाली बनाकर उसका सारा श्रेय स्वयं लेना संभव है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जू तियानेक्सी ने तियानमेन ब्रांड के पावर बैंक और इलेक्ट्रोक्स कंपनी के उस बाहरी आगंतुक को रोकने का निश्चय कर लिया है। ये हुआ युहाओ के लिए एक घातक प्रहार के समान है। उसके लिए भगवान या कुत्ता बनने का रास्ता सीधे तौर पर बंद हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे ऐसा करने में थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा की खातिर अपने निजी हितों का त्याग नहीं कर सकता। जहाँ तक डुलुओ स्टार के भाग्य के पुत्र हुआ युहाओ की बात है, जिसे मूल रूप से अपने भाग्य का अनुसरण करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो तियानेक्सी को नहीं पता था कि तियानमेंग आइस सिल्कवर्म के बिना उसका क्या होगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह पूरी तरह से बेकार हो जाए। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। भगवान राजा तांग ने श्रेक में अपना जाल बिछा रखा था। अगर हुआ युहाओ अपने प्रभाव के कारण श्रेक नहीं जाता, तो भगवान राजा तांग की सेना खाली हो जाती। संभव है कि हाओटियन संप्रदाय के 2 आत्मा राक्षसों को पहाड़ से नीचे जाकर दामाद को पकड़ने का आदेश दिया जाए। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि वह कितने समय तक विकसित हो पाएगा। उसके लिए सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में 10 साल से अधिक समय तक बिना कोई लक्षण दिखाए रहना असंभव था। यदि जू शियाओयुन उन 2 आत्मा राक्षसों के हाथों में आ गया तो वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जू शियाओयुन ने अभी तक परम दुलुओ स्तर को पार नहीं किया है, और अगर वह पार भी कर ले तो भी वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। भले ही उसका पर्दाफाश देर सवेर होना ही है, लेकिन उसे पहले इतनी ताकत विकसित करनी होगी कि वह कम से कम टाइटल डुलुओ से लड़ सके। इसलिए हुआ युहाओ को न केवल श्रेक के पास जाना होगा, बल्कि श्रेक की घिनौनी वार्षिक निष्कासन प्रणाली द्वारा उसे जल्दी से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। बेहतर होगा कि वह कुछ और वर्षों तक भगवान राजा तांग के साथ रहे और उसे यह सोचने पर मजबूर करे कि फायदा मेरा है। जू तियानेक्सी के पास उसके लिए आत्मा पशु की बलि की व्यवस्था करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसकी योग्यता में सुधार करने के लिए उसे कुछ गोलियां देना बहुत आसान था, ताकि भगवान राजा तांग उन्हें देखकर अपना सिर न हिलाए। खैर, अगर आप आगे सोचें तो हुआ युहाओ की कक्षा में शियाओ शियाओ नाम का एक जुड़वा मार्शल स्पिरिट भी था। अगर भगवान राजा तांग को लगता कि हुआ युहाओ को सिखाना असंभव है, तो क्या वह शियाओ शियाओ पर नजर डालते? क्या वह फिर ऑस्किंग वैली ऑफ लव में उसके लिए एक सीट का इंतजाम करते और शियाओ शियाओ को भी वही सम्मान देते जो उन्होंने निंगतियान को दिया था? हुआ युहाओ मुझसे 1 साल छोटा है। समय का अनुमान है कि उसकी मां की मृत्यु निकट है। दाइमुबाई ने कहा कि उसने उसकी मां की आत्मा को पाताल लोक से निकालकर देवलोक में बंधक बना लिया है। लेकिन हुआ युहाओ ने अभी तक वांग डोंग से संपर्क नहीं किया है, इसलिए वह देवराज तांग की निगरानी में नहीं होना चाहिए। मेरे लिए अकेले उससे संपर्क करना जोखिम भरा होगा, इसलिए मुझे अभी भी काले दस्ताने पहनने होंगे। दुष्ट आत्मा स्वामी ही सबसे अच्छा विकल्प है। ये संशोधन जू तियानसी ने मन बनाया और शियाओ चांगफेंग से पूछा, मैलिक, क्या हमने वर्षों में किसी दुष्ट आत्मा स्वामी को पकड़ा है? गहरे समुद्र में चांदी के दानव वेल का शिकार, तीसरे आत्मा वलय के 8000 वर्ष वेब उपन्यास। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ सामान ले लो ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके, और कुछ ऐसा करो जो मेरे बस की बात न हो। शाओ चांगफेंग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हम इन बदमाशों को देखते ही मार डालेंगे। अगर हमने इन्हें पकड़ लिया तो इन्हें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर तुम इनसे कोई गंदा काम करवाना चाहते हो तो इन्हें अभी पकड़ लो। मैं वापस जाकर देखता हूं कि क्या शिंगलुओ साम्राज्य ने दुष्ट आत्माओं के स्वामी को पकड़ने का कोई मिशन भेजा है। अच्छी बात है। जू तियानेक्सी ने राहत की सांस ली। वह तीसरे घेरे को पार करने ही वाला था, इसलिए वह अभ्यास के लिए उपयुक्त शिकार स्थलों की तलाश में शिंगलुओ साम्राज्य वापस चला गया। उन जघन्य अपराधों के दोषी दुष्ट आत्मा स्वामियों को दंडित करना जू तियानेक्सी का दायित्व था।
इनमें से कुछ दुष्ट आत्मा स्वामी झांग पेंग बिच्छू बाग डोलुओ और वू युन कौवा डोलुओ जैसे दुर्भाग्यशाली लोग हो सकते हैं, जिन्हें बिना कोई बुरा काम किए ही दुष्ट आत्मा स्वामी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस तरह का घिनौना काम उसने नहीं किया। उसे श्रेक और तीनों साम्राज्यों के आत्मा स्वामी सरदारों को ढूंढना चाहिए। वह सिर्फ कूड़ा साफ करता है और उसे बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं। वह दूसरों की गलतियों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। 3 दिन बाद चांदनी रात थी। डेक पर आंखें बंद किए और सांस लेते हुए जू त्यानक्सी और शियाओ चानफेंग एक ही समय पर खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे दूर देख रहे थे। समुद्री मानचित्रों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार ये वह समुद्री क्षेत्र है जहां कभी गहरे समुद्र में पाई जाने वाली चांदी की दानव वेल दिखाई देती थी। ये समय है। शाओ चानफेंग ने बहुत पहले से तैयार किए गए दुष्ट किलर वेल और दुष्ट ग्रेट व्हाइट शार्क के रक्त के सार को निकाला और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। तटीय क्षेत्रों में दानव आत्मा वाली विशाल श्वेत शार्क, दुष्ट हत्यारी वेल और गहरे समुद्र की दानव वेल को 3 प्रमुख समुद्री अधिपति प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। पहली 2 प्रजातियों की व्यक्तिगत शक्ति गहरे समुद्र की दानव वेल जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनमें सामाजिक गुण होते हैं और वे अकेले रहने की आदि गहरे समुद्र की दानव वेल के लिए खतरा बन सकती हैं। क्योंकि अक्सर संघर्ष होते रहते थे, इसलिए वे तीनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के दुश्मन थे। कोई भी आत्मा प्राणी जो अन्य 2 की सांस सूंघ लेता, उसकी रक्त पिपासा जागृत हो जाती और वह अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को बेरहमी से चीर फाड़ कर खा जाता। जियाओ चानफेंग ने एक साथ 2 आत्माओं को छोड़ा और इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। जल्द ही एक वेल ने चारा ले लिया। गर्जन! अचानक समुद्र की गहराई से एक धीमी वेल की दहाड़ सुनाई दी। उस गड़गड़ाहट भरी आवाज से लहरों में हलचल मच गई। दूर आसमान में एक नीली रोशनी चमकी, जिसके बाद एक भयंकर विशालकाय जानवर की सांस सुनाई दी। आत्मा मार्गदर्शक नाव लहरों में बह गई। डेक पर खड़ा जू त्यानक्सी कुछ कदम लड़खड़ाया, फिर संभला और उसकी आंखें अचानक अत्यंत गंभीर हो गईं। दूर आसमान की ओर देखते हुए मैंने समुद्र से एक विशाल आकृति को छलांग लगाते हुए देखा। उसका सुगठित और परिपूर्ण शरीर पूरी तरह से नीला था और उसकी 2 विशाल आंखें लालटेन की तरह तीव्र प्रकाश से चमक रही थीं, जिससे एक भयावह और जानलेवा आभा प्रकट हो रही थी। आत्मा राक्षस का पूरा रूप देखने के बाद जियाओ चानफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर फुसफुसाया, एक नीला शरीर, एक साधारण गहरे समुद्र का दानव वेल जो कम से कम 6000 साल पुराना है। ये भाग्य अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है। जू त्यानक्सी ने अपना सिर हिलाया। उसका निशाना महान चांदी की आत्मा वाला राक्षस था। साधारण जादुई वेल उसे आकर्षित नहीं करती थीं। वह समय समय पर वेल का गोंद खा रहा था और इससे ऊब चुका था। ये सच है, लेकिन ये हमारी ओर आ रहा है, इसलिए हमें पहले इसे रोकना होगा। ये शब्द कहने के बाद जियाओ चानफेंग एक भूत की तरह हरकत करते हुए 30 मीटर से अधिक लंबी गहरे समुद्र की दानव वेल के सामने प्रकट हो गया। उफनती समुद्री सतह तुरंत शांत हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य बर्फ की दीवार खड़ी हो गई हो, जिसने गहरे समुद्र के दानव वेल को दुनिया से अलग कर दिया हो। अरे दरिंदे, अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जियाओ चानफेंग ने अपनी लंबी बर्फीली बाहों के साथ ठंडे स्वर में कहा। गर्जन! गहरे समुद्र की दानवी वेल खून की गंध सूंघते ही आ गई। उसकी आंखों में क्रूरता और भयंकर क्रोध था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह इंसानी भाषा को मुश्किल से ही समझ पाती थी, और अगर समझ भी लेती तो भी वह हार नहीं मानती। एक दहाड़ के साथ गहरे समुद्र की दानवी वेल ने बुराई को चुनौती दी और लहरें पैदा कर दीं। उसने अपने विशाल शरीर को आगे की ओर उछाला और अपनी सबसे शक्तिशाली वेल पूंछ से कमजोर इंसान की ओर झपटी। फक फक करना! गहरे समुद्र के दानव वेल ने शियाओ चानफेंग की तिरस्कारपूर्ण फुफकार का जवाब दिया। शियाओ चानफेंग ने अपनी मार्शल स्पिरिट का आह्वान भी नहीं किया। उसने बस हवा में उंगली उठाई और दूर से ही गहरे समुद्र के दानव वेल को पीछे धकेल दिया। शाओ चानफेंग की उंगलियों से नीली रोशनी की एक लकीर निकली, जिसने गहरे समुद्र के दानव वेल को गिरा दिया। उसके पैरों के नीचे समुद्र की सतह बेहद अजीब हो गई। वह धीरे धीरे जमने लगी और बेहद तेज और भयानक गति से बाहर की ओर फैलने लगी। टकराना! गहरे समुद्र में रहने वाली दानव वेल एक ऊंची जगह से गिर गई और उस समुद्री सतह पर वापस नहीं लौट पाई जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित थी। इसके बजाय वह बर्फ के ढेर से टकरा गई और उसके विशाल शरीर से तुरंत खून बहने लगा। बर्फीली सांस से हवा भर गई और गहरे समुद्र की दानवी वेल जल्द ही बर्फ का हिस्सा बनकर जम गई, एक बर्फ की मूर्ति में तब्दील हो गई जो अब हिलने डुलने में असमर्थ थी। दुश्मन को हराने वाले शाओ चानफेंग ने आकाश से गरिमापूर्ण ढंग से उतरकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। श्वा जू त्यानक्सी, जो 5वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शक उपकरणों से लैस था, लेकिन कार्रवाई करने का कोई मौका न मिलने के कारण युद्ध के मैदान के किनारे की ओर दौड़ा और अपनी आंखों में थोड़ी हैरानी के साथ शियाओ चानफेंग के पास उड़ गया। ऐसा लगता है कि डोलुओ महाद्वीप का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं है और शीर्ष शक्ति वाले देशों की प्रतिष्ठा अभी भी कुछ हद तक बरकरार है।
शाओ चांगफेंग ने जूतियानिक्सी को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर से गहरे समुद्र में मौजूद दानव वेल की ओर देखा। मैं तुम्हारे खून का इस्तेमाल अपनी प्रजाति के दूसरे वेलों को आकर्षित करने के लिए कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दानव वेल वंश एकजुटता की आदत विकसित करोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाओ चांगफेंग की आंखों में एक नीली रोशनी चमकी और गहरे समुद्र के दानव वेल द्वारा उछाला गया खून आत्मिक शक्ति से लिपटा हुआ समुद्र की सभी दिशाओं में बिखर गया। पता चला कि यह विधि बहुत उपयोगी है। गर्जन। आधे मिनट बाद आकाश से एक और वेल की दहाड़ सुनाई दी, जो पिछली बार की दहाड़ से थोड़ी तेज थी। नज़र के अंत में लहरें अचानक कई गुना ऊंची हो गईं, जिससे उस विशालकाय राक्षस की आकृति छिप गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जब वे दोनों ध्यान से देख रहे थे, अचानक खाई की गहराई से बड़े बड़े बुलबुले उठे, जिसके बाद पल भर में उनके सामने प्रकाश की कई विशाल चांदी जैसी किरणें दिखाई दीं। जियाओ चांगफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आत्मिक शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी और उसकी संयमित आभा अचानक फूट पड़ी और फैल गई, जिससे एक तरफ तबाही मच गई और दूसरी तरफ जूतियानिक्सी को मजबूती से उसकी रक्षा मिली। क्लैंग। फीनिक्स की बुलंद और स्पष्ट गर्जना पूरे समुद्र में गूंज उठी, मानो सब कुछ अपने वश में कर लिया हो। फीनिक्स के नीले और निर्मल बर्फीले पंख आकाश में प्रकट हुए। समस्त पक्षियों के राजा की भव्यता ने सभी दिशाओं को अपने आभास में ले लिया। ध्वनि की लहरों के कारण उसके सामने से आती हुई चांदी जैसी प्रकाश की किरण स्वतः ही विलीन हो गई, मानो कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ हो। अगले ही पल, एक पीला, 3 बैंगनी, 3 काले और 2 लाल 9 भयानक आत्मा के छल्ले धीरे धीरे ऊपर उठे और जूतियानिक्सी ये दृश्य देखकर चकित रह गया। ग्रैंडमास्टर ने मास्टर बोशी को प्रशिक्षित करने में वाकई बहुत मेहनत की, इसलिए उनका इतना गर्व महसूस करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शाओ चांगफेंग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और लहरों पर सवार होकर आ रही विशालकाय दानव वेल खतरे से वाकिफ प्रतीत हुई, लेकिन वह मुड़कर भागी नहीं। इसके बजाय उसने अपना शरीर लहरों से बाहर निकाला, अपनी संघनित आत्मशक्ति और सागर की शक्ति से दहाड़ते हुए एक शक्तिशाली आक्रमण की तैयारी की। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसे अपने सामने मौजूद इन 2 घृणित मनुष्यों को मार डालना चाहिए। चांदी का शरीर, आखिरकार यही सही है। जूतियानिक्सी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह नवगठित गहरे समुद्र की जादुई वेल पूरी तरह से चांदी सफेद रंग की थी। चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसकी सुडौल काया परावर्तित होकर सुंदर प्रकाश बिखेर रही थी। उसका माथा फड़क रहा था, जो बेहद मनमोहक था। ये गहरे समुद्र में पाई जाने वाली दानव वेल की एक किस्म है, गहरे समुद्र में पाई जाने वाली चांदी की दानव वेल। यह इस यात्रा पर जूतियानिक्सी का पहला लक्ष्य भी है। हम चांदनी रात में गहरे समुद्र में रहने वाली इस चांदी जैसी दानवी वेल की सांसें तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। वेल की गहरी और लंबी दहाड़ किसी मंत्र की तरह लग रही थी, मानो वह चंद्रमा की शक्ति को आकर्षित कर रही हो। अगले ही पल, एक चांद जैसी सफेद रोशनी, जो इतनी ठोस थी कि लगभग स्पर्शनीय लग रही थी, उसके विशाल शरीर से फूट पड़ी, मानो कोई अथाह गहराई और कारागार हो, प्रचंड और असीम। शांत समुद्र की सतह अचानक फिर से उग्र रूप से हिल उठी, प्रकृति की शक्ति को प्रकट करते हुए। उसकी गति लगातार बढ़ती गई, जिससे धरती और आकाश कांप उठे। शाओ चांगफेंग की आंखों में चमक आ गई और वह समझ गया कि उसके सामने क्या हो रहा है। ये सभी आत्मा कौशलों में सबसे कीमती क्षेत्र आत्मा कौशल था, और यह एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र था जो केवल महाशक्तिशाली आत्माओं के पास ही हो सकता था। ये युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। चांदी के दानव वेल की गर्जना तेज होती जा रही थी और उसके माथे पर चांदी की रोशनी नए चमकते चंद्रमा की तरह लग रही थी। उसकी आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और दुगुनी हो गई थी। 10 फीट से अधिक व्यास वाली और बिजली की तरह चमकती चांदी की जल गोला समुद्र से उठी, चांदी के दानव वेल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांदी के दानव वेल के विशाल मुख से शियाओ चांगफेंग की ओर गर्जना करते हुए बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से उल्कापिंडों की एक शानदार वर्षा हो रही हो। लेकिन इस उल्कापिंड वर्षा में सबसे भयानक आतंक छिपा था। इसे देखते ही जूतियानिक्सी के सिर में झंझनाहट सी होने लगी। उसे पूरा यकीन था कि सिल्वर डायमंड वेल द्वारा संघनित चांदी के पानी के हर गोले की शक्ति 5वें स्तर के स्थिर प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच के बराबर थी। कई सारे लेवल 5 फिक्स टाइप सोल गाइड शेल्स के एक साथ विस्फोट से सोल सेज निश्चित रूप से मारा जाएगा। यहाँ तक कि सोल डॉलू भी इससे बहुत डरेंगे, क्योंकि इसकी शक्ति डेथ मैसेंजर के शव विस्फोट से कहीं अधिक है। गर्जन। उसी समय गहरे समुद्र में रहने वाली विशालकाय चांदी जैसी दानव वेल का शरीर हवा में उठ खड़ा हुआ। उसके पूरे शरीर पर चांदी बैंगनी रंग की रोशनी फैल गई, जिससे समुद्र में ज्वार उमड़ पड़ा। अचानक कहीं से एक विशाल भंवर उठ खड़ा हुआ, जिससे अनगिनत बिजली की किरणें निकल रही थीं और सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं, मानो वह सब कुछ निगल जाएगा। ये देखकर जियाओ चांगफेंग की ठंडी आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई और उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास परम जल और परम वज्र के लगभग समान गुण हैं, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है।
कम से कम 8000 वर्षों की तुम्हारी साधना और विशाल सागर और चंद्रप्रकाश की शक्ति के साथ यहाँ के भूमि आत्मा योद्धाओं के लिए तुमसे निपटना मुश्किल होगा और वे शायद तुम्हारे हाथों में भी आ गिरेंगे। आज मुझसे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं तुम्हें कुछ सम्मान दूंगा। ये कहने के बाद जियाओ चानफेंग के शरीर पर पहला आत्मा वलय चमक उठा। बर्फीले फीनिक्स के विशाल पंख कांप उठे। एक जबरदस्त ठंडी हवा बह निकली और फीनिक्स के ठंडे पंखों ने सब कुछ जमा देने की शक्ति प्रकट की। इस क्षण मानो समय थमसा गया था। उल्कापिंडों की बौछार की तरह चमकते चांदी जैसे पानी के गोले अपनी शक्ति दिखाने से पहले ही पूरी तरह जम गए और वापस समुद्र में गिर गए। इस समय प्रचंड गर्जना और प्रचंड जल के गुण अर्थहीन हो गए थे। ठंडी रोशनी की एक चमक उठी और 100 फुट ऊंची लहरें और आकाश धरती को निगलने वाला भयानक भंवर अचानक रुक गया। फिर बर्फ पिघलने की एक अविश्वसनीय घटना प्रकट हुई और समुद्र पर बर्फ के फूलों का एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। लगभग 50 मीटर लंबी गहरे समुद्र में पाई जाने वाली चांदी के रंग की विशालकाय व्हेल के शरीर को भी बर्फ की मूर्ति में जमा दिया गया, जो इस भव्य प्रदर्शन का हिस्सा बन गई। किसी भी जाति की प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह शियाओ चानफेंग की असाधारण साधना का सामना नहीं कर सकती। एक 96वें स्तर के सुपर डोलू के पास भी 1 लाख वर्ष के आत्मा दानव के विरुद्ध भारी लाभ होता है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि शियाओ चानफेंग 96वें स्तर के सुपर डोलू में किसी भी तरह से साधारण नहीं है। जुवानजी जैसे बहुत कम सुपर डुलुओ हैं। त्यानिक्सी, इस व्यक्ति का साधना स्तर बहुत ऊंचा है। तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए कि क्या तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर यह असंभव है तो जबरदस्ती मत करो। शाओ चानफेंग के माथे पर चिंता झलक रही थी। यह आत्मापोशी उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से जू त्यानिक्सी पर बहुत दबाव डालेगा। इसे अवशोषित करने का खतरा कई 10,000 साल पुराने आत्मावलयों से भी कहीं अधिक होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये 10,000 साल पुराना आत्मा राक्षस नहीं है, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मेरी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर नहीं है। जू त्यानिक्सी ने हवा में एक तोप स्थापित की और विस्फोटक प्रभाव वाले स्तर 5 के निश्चित प्रकार के आत्मा निर्देशित तोप के गोले को गहरे समुद्र के चांदी के दानव व्हेल के सिर पर दागा। बूम! कवच फट गया और गहरे समुद्र में रहने वाली चांदी की दानवी व्हेल मर गई। टूटी हुई व्हेल के मस्तिष्क से एक गहरा और शानदार बैंगनी रंग का आत्मा का छल्ला उभरा और उसके अंदर की काली रोशनी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। ये सब करने के बाद जू त्यानिक्सी हल्के से नीचे गिर पड़ा, पालथी मारकर बैठ गया और अपने मन का उपयोग करके उच्चतम श्रेणी की आत्मा की अंगूठी को अपने शरीर की ओर आकर्षित करने लगा। उसके कंधे अचानक कांपने लगे। भूस्खलन और सुनामी जैसी भयावह ऊर्जा को एक रास्ता मिल गया और वह आत्मा के घेरे के साथ साथ जू त्यानिक्सी के शरीर में प्रवाहित हो गई, उबलते गर्म पानी की तरह सबसे उग्र आवेश में फूट पड़ी, जिससे जू त्यानिक्सी की हर नस जल उठी। क्रोध, पागलपन और आक्रोश से भरी ठंडी मानसिक आंधी ने फैंटम मून की पुतलियों का पीछा करते हुए आध्यात्मिक सागर को प्रभावित किया, और अंतहीन आक्रोश ने आत्मा को कंपकपा दिया, जिससे उसने इस घृणित इंसान को मार डालने की कसम खाई। जू त्यानिक्सी का शरीर जल्द ही अनायास ही कांपने लगा। उसके माथे पर पसीने की एक परत जम गई, उसकी हड्डियां और दांत चरमरा उठे, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपने दांत कसकर भींच लिए, और उसके सिर के पीछे चंद्रमा तेजी से चमक रहा था और वह सबसे तीव्र रससाक्षी में प्रवेश कर चुका था। शाओ चानफेंग ने मुट्ठी भींच ली और बिना पलक झपकाए जू त्यानिक्सी को घूरने लगा, जिससे उसकी गहरी चिंता जाहिर हो रही थी। जू त्यानिक्सी के शरीर में सूजन के लक्षण दिख रहे थे और यह स्पष्ट था कि वह अपनी शारीरिक सीमा के करीब पहुंच रहा था। 8,000 वर्ष पुराने गहरे समुद्र में रहने वाले चांदी के दानव व्हेल की ऊर्जा अत्यंत भयावह है। ये कई अर्धात्मा राजाओं के लिए जीवन और मृत्यु की परीक्षा है। उन्हें भी इस अनुभव का सामना तब हुआ था जब उन्होंने 1 लाख वर्षों के 8वें वलय को आत्मसात किया था, लेकिन उस समय वे वयस्क हो चुके थे और उनके शरीर के सभी कार्य अपने चरम पर थे। जू त्यानिक्सी बहुत छोटा था। अगर उसे यह पता न होता कि मूल मार्शल सोल स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करने में बहुत मददगार होता है, तो वह जू त्यानिक्सी को इतना बड़ा जोखिम उठाने की अनुमति कभी नहीं देता। त्यानसी, चलो। समय धीरे धीरे बीतता गया और अचानक दिन हो गया। पश्चिम में जेड रैबिट अस्त हो गया और पूर्व में गोल्डन क्रो उदय हुआ। बर्फ पर जू त्यानिक्सी, जो पूरी रात पालथी मारकर बैठा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। सफलता। स्तर 33, शीर्ष स्तरीय बिजली तत्व नियंत्रण, दिव्य पशु रक्तवंश प्रतिभाएं वेब नॉवल। उगते सूरज की सुबह की रोशनी ने जू त्यानिक्सी के लंबे और सुगठित शरीर को गर्माहट प्रदान की, जिससे रात भर की कड़ी मेहनत के बाद उनकी शारीरिक थकान दूर हो गई। उसकी आंखों के बीच बारीक बिजली की लपटों का एक समूह बह रहा था। उसके शरीर के चारों ओर जल तत्व व्याप्त थे। 2 आत्मा वलयों, एक पीला और एक बैंगनी, के ऊपर गहराई में काले रंग की झलक वाला तीसरा आत्मा वलय शांत लयबद्ध था, जो पूरी तरह से जू त्यानिक्सी की शक्ति का हिस्सा बन गया था।
यह न जानते हुए कि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण था या नहीं, जू तियानक्सी ने यह भी पाया कि इस बैंगनी रंग में दो प्रकार के प्रकाश मंद रूप से टिमटिमा रहे थे, नीला और काला, जो गहरे समुद्र के चांदी के दानव व्हेल द्वारा अपने जीवन काल में नियंत्रित किए गए दो प्रमुख तत्वों, बिजली और पानी के अनुरूप प्रतीत होते थे। इस आत्मा वलय के अवशोषण से उसकी जल तत्व की उत्पत्ति में काफी वृद्धि हुई और साथ ही एक वज्र तत्व भी जुड़ गया। इसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि आपने खुद को अच्छी तरह से ढाल लिया है। आप वाकई अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। शाओ चानफेंग की राहत और अफसोस भरी आह सुनकर जू तियानक्सी ने बगल में देखा और मुस्कुराया, फिर बर्फ से उछलकर हवा में 3 फ्री रोल किए और एक अबाबील की तरह हल्के से जमीन पर उतर गया। उसने अपने हाथों को लयबद्ध तरीके से हिलाया, अपने कुछ अकड़े हुए शरीर को फैलाया। अपने शरीर में व्याप्त शक्तिशाली ऊर्जा और स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत शारीरिक शक्ति को महसूस करते हुए जू तियानक्सी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आपका धन्यवाद। आपकी सहायता के बिना मैं यह उच्च श्रेणी की स्पिरिट रिंग प्राप्त नहीं कर पाता। शाओ चानफेंग मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, तुम अपनी क्षमता के कारण इसे अवशोषित कर सकते हो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरे लिए तुम्हारी मदद करने का एक छोटा सा उपकार मात्र है। परिवार के सदस्यों के बीच ये बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जू तियानक्सी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ये चाचा जी एक स्वतंत्र और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे जो कुशलता से काम करते थे और उन्हें उनके साथ समय बिताना वास्तव में अच्छा लगता था। जियाओ चानफेंग ने कुछ देर तक जू तियानक्सी को ध्यान से देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन आपकी वर्तमान आत्मशक्ति का स्तर मुझे आश्चर्यचकित करता है। एक 40वें स्तर का अर्धात्मा स्वामी इस आत्मा वलय को अवशोषित करके आसानी से 2 स्तरों से अधिक उन्नत हो सकता है। हालांकि आपकी वर्तमान आत्मशक्ति केवल 33वें स्तर की है। परम मार्शल आत्मा का विकास करना वास्तव में कठिन है। जू तियानक्सी ने आत्मा के छल्लों की खोज से पहले 3 महीने तक गहन ध्यान किया। गहन ध्यान का उद्देश्य बोध प्राप्त करना था, साथ ही उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी अभ्यास किया। 8000 वर्ष पुराने गहरे समुद्र के चांदी के दानव व्हेल आत्मा के छल्ले में समाहित ऊर्जा कई 10,000 वर्ष पुराने आत्मा के छल्लों से कहीं अधिक थी। इन 2 शानदार अवसरों के साथ अगर यह कोई अन्य अर्धात्मा स्वामी होता तो उसकी आत्मा शक्ति शायद एक ही बार में 35वें स्तर से ऊपर पहुंच जाती। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हमें बहुत पहले से ही इसकी आशंका थी। मैं मानसिक रूप से भी इसके लिए तैयार था। जू तियानक्सी ने अपना सिर हिलाया, उसका मन उदास हो गया और उसके शरीर के चारों ओर मौजूद समृद्ध जल तत्व और उसकी आंखों में टिमटिमाती बिजली अचानक एक साथ मिलकर तेजी से उसके शरीर में समाहित होने लगीं। अतिरिक्त शक्ति अच्छी है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो ये लाभ से अधिक हानिकारक होगी। गहरे समुद्र के चांदी के दानव व्हेल की आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करने के बाद उसे न केवल एक अप्रत्याशित शीर्ष आत्मा कौशल प्राप्त हुआ, बल्कि 2 मौलिक गुणों की शक्ति भी मिली। 30वें स्तर के बाद परम मार्शल सोल की साधना की गति काफी धीमी हो जाती है और साथ ही शरीर की परम गुणों को ग्रहण करने की क्षमता भी मजबूत होती जाती है। उस परम गुण के अस्तित्व के कारण उसके 40वें स्तर की साधना प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती और पर्याप्त आत्मिक शक्ति प्राप्त होने पर वह इसे पार करने में सक्षम हो जाता है। हे गुरु, आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करने के बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर में एक अतिरिक्त वज्र तत्व आ गया है और एक बार उपयोग हो जाने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ। जल तत्व का स्रोत भी बहुत मजबूत हो गया है। आपका क्या विचार है? नीले बैंगनी रंग की बिजली फिर चमकी, इस बार आंखों में नहीं बल्कि हथेली में। जू तियानक्सी ने बिजली से घिरी अपनी कलाई उठाई और जियाओ चानफेंग से सवाल पूछे। बिजली तत्व का एक अतिरिक्त हिस्सा? क्या आप कह रहे हैं कि आपके शरीर में मौलिक परिवर्तन हुआ है? शाओ चानफेंग ने जू तियानक्सी की कलाई पकड़ी, उसकी उंगलियां थोड़ी सुन्न हो गईं और उसकी आंखों में तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया। हालांकि जू तियानक्सी के बिजली तत्व की शुद्धता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कल रात गहरे समुद्र के चांदी के दानव व्हेल द्वारा प्रदर्शित की गई थी, फिर भी ये पहले से ही शीर्ष स्तर की थी और कुछ शीर्ष स्तरीय बिजली प्रवण मार्शल आर्ट द्वारा उत्सर्जित बिजली और गरज से कम नहीं थी जिसे उसने देखा था। जू तियानक्सी ने इससे पहले कभी भी वज्र शक्ति का अभ्यास नहीं किया था। ये शक्ति आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करने से ही आई होगी और ऐसा लगता है मानो ये सचमुच उसकी आत्मा की शक्ति का एक हिस्सा बन गई हो। शाओ चानफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को फैलाया। अपनी महाशक्ति डोलुओ की मानसिक शक्ति से उसने जू तियानक्सी की नसों का इंच इंच करके अध्ययन किया और पाया कि उसकी शुद्ध और सघन आत्मशक्ति में वास्तव में एक टिमटिमाती बिजली थी। आत्मा के छल्लों को आत्मसात करने से आत्मिक शक्ति के स्रोत में वृद्धि होती है और साथ ही एक नया गुण भी जुड़ जाता है। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब मार्शल सोल और आत्मा का छल्ला अत्यंत अनुकूल हों। उदाहरण के लिए, एक पादप प्रकार का मार्शल सोल उसी पादप के सम्राट आत्मा के छल्ले को आत्मसात करके विकसित होता है और एक भूमि ड्रैगन प्रकार का मार्शल सोल सच्चे ड्रैगन रक्त से भरपूर आत्मा वाले जीव के आत्मा के छल्ले को आत्मसात करके सच्चे ड्रैगन में रूपांतरित हो जाता है।
त्यानिक्सी के मामले में ऐसा लगता है कि उसकी फैंटम मून मिस्टीरियस प्यूपिल मार्शल सोल डीप सी सिल्वर डायमंड वेल के साथ बहुत अनुकूल है। सिल्वर सोल बीस्ट वास्तव में उसके लिए बहुत उपयुक्त है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ भाग्यशाली लोगों के बारे में सोचते हुए जियाओ चानफेंग ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला, लेकिन फिर भी उसने चिंता से पूछा, त्यानिक्सी, तुमने कल रात आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करते समय पिछले 2 वर्षों में संचित चंद्र शक्ति का उपयोग किया था। अब कितनी शक्ति बची है? ये सुनकर जू त्यानिक्सी ने एक पल रुके कहा। उसका मन उदास हो गया और उसके सिर के पीछे साफ चांद उग गया, लेकिन उसकी विशालता ने शियाओ चानफेंग और जू त्यानिक्सी दोनों के होठों को एक साथ सिकोड़ दिया। कल रात 2 फीट से अधिक व्यास वाला पूर्णिमा का चंद्रमा अब केवल एक अंडे के आकार का रह गया है। जू त्यानिक्सी की पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कहा, तुमने भी देखा होगा, पिछले 2.5 वर्षों में मैंने जो चांदनी ऊर्जा संचित की है वह लगभग समाप्त हो चुकी है। कल रात उस आदमी से मिले आत्मिक आघात से निपटना बहुत मुश्किल था और मैंने जरा भी संयम रखने की हिम्मत नहीं की। ये समझ आता है। शाओ चानफेंग ने कुछ देर सोचा, अपनी ठुड्डी छुई और धीरे से बोला, गहरे समुद्र का रजत दानव वेल एक रजत आत्मा वाला जीव है। इसके द्वारा नियंत्रित तत्व इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि इसमें चंद्रमा की रोशनी को अवशोषित करके अपने गुणों को बढ़ाने की क्षमता है। ऐसा लगता है कि आपने इससे लड़ते समय चंद्रमा की रोशनी का उपयोग किया और इसे इसकी क्षमताओं के साथ गहराई से एकीकृत कर लिया, जिससे बिजली तत्व सहित इसकी क्षमताओं का पुनर्तः विकास हुआ। अब से ये बिजली तत्व आपकी आत्मशक्ति का हिस्सा है। आप जब तक चाहें इसका उपयोग युद्ध में या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। आप और एक शुद्ध बिजली तत्व आत्मा स्वामी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि उनके पास आत्मकौशल हैं और आपके पास नहीं है। दरअसल जब आप भविष्य में अभ्यास के लिए चांदनी को अवशोषित करेंगे तो आप इस बिजली की शक्ति को सूक्ष्म रूप से बढ़ा भी सकेंगे। कितना शानदार अवसर है। अंत में यहाँ तक कि जियाओ चानफेंग भी आह भरे बिना नहीं रह सका कि युवा पीढ़ी के लिए अवसर एक से बढ़कर एक थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान उनका पीछा कर रहे हों और उन्हें भोजन दे रहे हों। आत्मा शक्ति में एक अतिरिक्त गुण है जो कि गर्जना का गुण है, जो अपनी उग्रता और प्रभुत्वशाली शक्ति के लिए जाना जाता है। इससे समग्र शक्ति में भयानक वृद्धि होती है। कल्पना कीजिए कि जब जू त्यानिक्सी अपने प्रतिद्वंद्वी से भयंकर युद्ध कर रहा हो तो वह अचानक हथेली से गर्जना करे, जिससे प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से अचंभित हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर उसके पास आत्मिक कौशल नहीं है? जू त्यानिक्सी की वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए बिना आत्मिक कौशल के एक शीर्ष स्तरीय आक्रमणकारी आत्मिक गुरु भी आमने सामने की लड़ाई में जीतने से ज्यादा हारेंगे। जब तक वह आत्मिक गुरु शरीर संप्रदाय का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो या उसने आत्मा की हड्डियों को एकीकृत न किया हो, तब तक जीतने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक लड़ाई में आत्मा कौशल का उपयोग करने की बात है, जू त्यानिक्सी की आत्मा की अंगुलियों की संरचना, जिसमें एक पीली और 2 बैंगनी अंगुलियां हैं और तीनों अंगुलियों की कुल आयु 10,000 वर्ष से अधिक है, एक साधारण आत्मा स्वामी को, जिसकी 4 अंगुलियों की कुल आयु 8,000 वर्ष से अधिक नहीं है, उससे खुलकर बात करने की अनुमति नहीं देती। आत्मा राजा के लिए भी यही स्थिति है। यह आत्मा स्वामी की शक्ति का उपयोग करते हुए एक पर एक लड़ाई थी। ये देखते हुए कि जू त्यानिक्सी निश्चित प्रकार के आत्मा मार्गदर्शक कवच का कट्टर प्रशंसक था और अपने विरोधियों को हराने के लिए मारक क्षमता का उपयोग करना पसंद करता था। यदि कोई आत्मा सम्राट 1 या 2 सेकंड के लिए उसके नियंत्रण में आ जाता तो वह बिना जाने ही मर सकता था। वैसे इन तीनों छल्लों का कुल समय 10,000 साल से भी अधिक है। शाओ चानफेंग को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने जलती हुई निगाहों से जू त्यानिक्सी को ऐसे देखा मानो वह किसी दुर्लभ जैद पत्थर को देख रहा हो। शाओ चानफेंग की घूरती निगाहों को देखकर जू त्यानिक्सी थोड़ा बेकाबू हो गया। उसने माथे से पसीना पोंछा और कहा, गुरुजी, अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे बता दीजिए। इस तरह देखना वाकई बहुत बुरा लगता है। हाँ, माफ़ कीजिए, उस क्षमता के बारे में सोचकर मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया था। जियाओ चानफेंग असहजता से मुस्कुराया और बोला, मेरे छोटे भतीजे, चूंकि तुमने टोंग तियान बाजू और गुरु के बीच युद्ध देखा है, क्या तुमने कभी गौर किया है कि गुरु ने युद्ध के दौरान अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा वलय सम्लन की विधि का इस्तेमाल किया था? क्या आप हमारे शुवानमिंग संप्रदाय द्वारा विरासत में प्राप्त दिव्य पशु रक्तवंश प्रतिभाओं और आत्मा वलय संयोजनों के बारे में बात कर रहे हैं? जू त्यानिक्सी ने अपनी भौहें उठाईं और उनके मन में एक हालिया घटना की याद आ गई। आत्मा वलय संयोजन सिखाना और अनजाने में दुष्ट किलर वेल समूह को मारना वेब नॉवल। जू त्यानिक्सी उस भीषण और विनाशकारी युद्ध को कभी नहीं भूलेगा, जो इतना भव्य था और सुनामी जैसा प्रतीत होता था। उसे वह घटना आज भी स्पष्ट रूप से याद है। टोंग तियान बाजू के साथ लड़ाई के दूसरे चरण में जू शियाओयुन ने दिव्य पशु के रक्तवंश की आत्मा की अंगुलियों के संयोजन का उपयोग किया। पहली 5 आत्मा की उंगलियां एक में विलीन हो गईं, जिससे ज़ुवानवु गर्जना नामक आत्मा कौशल का निर्माण हुआ। भव्य ढाल की छाया एक शाश्वत सुनहरी दीवार की तरह फैल गई और ज़ुवानवु ने एक जोरदार लंबी गर्जना की, जिससे दिव्य पशु की शक्ति से आकाश और पृथ्वी कांप उठे।
उस समय जू तियानिक्सी ने यह भी सोचा कि जू शियाओयुन द्वारा समुद्र पर किया गया हमला परम दौलू स्तर तक पहुंच सकता है, और भले ही लॉन्ग शियाओ आ जाए, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। दुर्भाग्यवश उसका सामना टोंगटियन बाजू से हुआ, जिसकी साधना अत्यंत गहन और असीम थी, और जुवानवू की गर्जना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी लड़ाई के दौरान जू शियाओयुन की छठी और सातवीं आत्मा की अंगूठियां एक में विलीन हो गईं, जो खून की तरह चमकदार 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी में बदल गईं, जिसने उसे वास्तव में चौंका दिया। दो काली आत्मा की अंगूठियां मिलकर एक लाल आत्मा की अंगूठी बन गईं। क्या ये प्रतिभा अविश्वसनीय नहीं है? लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि मूल उपन्यास में पहली प्रतियोगिता के दौरान जू सांशी ने 3 पीले और बैंगनी आत्मा के छल्लों का उपयोग किया था, जिनकी कुल आयु 4000 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी, और उन्हें मिलाकर 10,000 वर्ष पुराने आत्मा के छल्ले में परिवर्तित किया था, और एक देवदूत आत्मा राजा के 10,000 वर्ष पुराने आत्मा कौशल का सीधे सामना करने के लिए काले कछुए की गर्जना का प्रयोग किया था। जू तियानिक्सी को अचानक लगा कि यह तो कुछ भी नहीं था। कम से कम जू शियाओयुन की छठी और सातवीं आत्मा की अंगूठियों का संयुक्त जीवनकाल लगभग 70,000 से 80,000 वर्ष है, जो जू सांशी के जीवनकाल की तुलना में अधिक सामान्य है। जहां तक 8 छल्लों के एक में विलय होने की बात है, तो इसे छल्लों को आपस में मिलाने की प्रतिभा का एक और उदाहरण मान लीजिए। वैसे भी इससे टोंगटियन बाजू को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब जियाओ चांगफेंग ने फिर से इसका जिक्र किया, तो अचानक जू तियानिक्सी के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपने होंठ सिकोड़कर रूखी आवाज में पूछा, गुरुजी, आप मुझे स्पिरिट रिंग्स को संयोजित करने की विधि नहीं सिखाने वाले हैं, है ना? मैंने अभी तक अपनी दूसरी मार्शल स्पिरिट का अभ्यास नहीं किया है। शाओ चांगफेंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में पूछा, आपको किसने बताया कि यह क्षमता केवल काले कछुए की आत्मा द्वारा ही उपयोग की जा सकती है? जुवानमिंग संप्रदाय इतने वर्षों से चला आ रहा है, और मेरे जैसे कई उपाधि प्राप्त डोलू हैं जिनकी आत्माएं काले कछुए की नहीं हैं। उनके पास कुछ अनोखी क्षमताएं कैसे नहीं हो सकती? इस अनोखी क्षमता का उपयोग कोई भी आत्मा स्वामी कर सकता है जिसके रक्त में दिव्य पशु का अंश हो। जू तियानिक्सी की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है? तुम्हारा यही मतलब था? शाओ चांगफेंग जोर से हंसा, फिर पैर की उंगलियों के बल हवा में उठा, और 9 आत्मा के छल्ले फिर से ऊपर उठ गए। बर्फ क्रिस्टल फीनिक्स ने जोर से गाया, और सभी पक्षियों के राजा का दबाव इतना जबरदस्त था कि पूरा समुद्र शांत और अधीन हो गया। छोटे भतीजे, ध्यान से देखो। शाओ चांगफेंग ने एक लंबी सीटी बजाई, और उसके शरीर पर मौजूद पहले 4 आत्मा के छल्ले तुरंत तेजी से चमक उठे, और फिर चारों छल्ले एक में विलीन हो गए, जो स्याही की तरह काले रंग के 10,000 साल के आत्मा के छल्ले में बदल गए। उसकी आभा अथाह गहराई की तरह थी। हालांकि जू तियानिक्सी ने कभी 10,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को आत्मसात नहीं किया था, फिर भी उसे यह आभास था कि शियाओ चांगफेंग के साथ समाहित आत्मा की अंगूठी की गुणवत्ता निश्चित रूप से 10,000 साल से अधिक थी। आखिरकार ये 4 आत्मा के छल्लों का मिश्रण है, जिनमें से एक पीला और 3 बैंगनी हैं। जियाओ चांगफेंग का 1000 साल पुराना चौथा छल्ला लगभग बैंगनी और काले रंग का मिश्रण है, और यह उसके गहरे समुद्र के चांदी के दानव वेल आत्मा के छल्ले से भी गहरा है। क्लैंग क्लैंग, आत्मिक शक्ति हजारों फीट तक फैल गई और बर्फ की सफ़ेद लहरों के घेरे में बदल गई। एक विशाल फीनिक्स की छाया संघनित हुई और अपने पंख फैलाकर एक लंबी गर्जना की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई दी। फीनिक्स की आंखें चाकू की तरह तेज थीं, मानो वह दुनिया पर राज कर रहा हो, और उनमें गर्व का भाव झलक रहा था। शाओ चांगफेंग की आंखों में लड़ने का जज्बा उमड़ आया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, मानो उड़ रहा हो, और उन्हें बर्फीले फीनिक्स के पंखों के साथ संरेखित करते हुए नीली रोशनी की अनंत लहरें उत्पन्न कीं। उसका सार, ऊर्जा और आत्मा एक हो गए। उसकी पूरी आभा चरम पर पहुंच गई, और उसने लयबद्ध ढंग से 4 शब्द कहे, आइस फीनिक्स टिल्डवानली। फीनिक्स की तीखी आवाज ध्वनि तरंगों में बदल गई, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। शियाओ चांगफेंग के आसपास का अंतरिक्ष नग्न आंखों से दिखाई देने लगा। अंतरिक्ष में ऐसी लहरें उठीं जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को जमा दिया। ठंडी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। चाकू की तरह तेज ठंडी हवा ने जू तियानिक्सी की आंखों को चुभन दी, और उसे अपनी आंखों की रक्षा के लिए अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करना पड़ा। शाओ चांगफेंग के चारों ओर के अंतरिक्ष से अनगिनत आत्मा के पंख, या तो नीले या बर्फ सफ़ेद रंग के, संघनित होकर विकीर्ण हुए और चकाचौंध भरी रोशनी को प्रतिबिंबित किया। अगले ही पल जियाओ चांगफेंग ने अपनी बाहें लहराईं और उड़ गया, और बर्फ के क्रिस्टल से बने एक फीनिक्स की छाया आकाश और पृथ्वी के बीच मंडराती हुई ठंडी हवा की एक लहर के साथ आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। चांदी नीली रोशनी ने सूर्योदय की किरणों को ढक लिया, बर्फ और हिम का स्पर्श प्रदान किया, और जू तियानिक्सी की कुछ चकित दृष्टि में समुद्र के अंत में गायब हो गई। कैसा लगा, नन्हे भतीजे? चाचा जी की यह चाल कैसी लगी? शाओ चांगफेंग जोर से हंसते हुए जमीन पर उतरा। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ रखी थीं। वह बहुत खुश था। उसकी बर्फीली नीली आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दे रही थी। पिछले 2.5 वर्षों में जू तियानिक्सी द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा से वह समय समय पर प्रेरित होता रहा था,
जिसने उसे अपनी पीढ़ी के एक सुपर डॉलुओ होने के बावजूद कुछ हद तक आत्मविश्वासहीन बना दिया था। पिछले 2 दिनों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उसने आखिरकार कुछ हद तक अपना आत्मविश्वास वापस हासिल कर लिया था। एक लेवल 96 सुपर डॉलुओ होने के नाते यही सम्मान उसे मिलना चाहिए। हालांकि वह अपनी उम्र में जू त्यानिक्सी जितना कुशल नहीं था, फिर भी वह असाधारण प्रतिभा का धनी था और अपने साथियों में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको अभी भी एक वरिष्ठ नागरिक की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। शानदार, बहुत ही शानदार, जू त्यानिक्सी ने अंगूठा ऊपर करके ईमानदारी से कहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह चाल कितनी शक्तिशाली है, लेकिन यह उसे 100 बार जमा देने में सक्षम होनी चाहिए। मुझे बस यह नहीं पता कि अगर मैं उस कमीने यान शाओजे को मौका दूं तो नतीजा क्या होगा। हाँ, मेरे भतीजे, तुम्हें मुझसे ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए इस अनोखे कौशल को सीखने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहते हुए जियाओ चांगफेंग के होठों के कोने अपने आप सिकुड़ गए और फिर उन्होंने विषय बदल दिया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन याद रखें, यह अनोखी क्षमता शरीर पर भारी बोझ डालती है। आप जितने अधिक आत्मा के छल्ले आपस में जोड़ते हैं और वे जितने पुराने होते हैं, ये बात उतनी ही सच साबित होती है। उच्चतम स्तर 9 छल्लों को एक में संयोजित करना ऐसी चीज़ है जिसे एक शिक्षक भी हल्के में नहीं लेगा। ये सुनकर जू त्यानिक्सी ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, गंभीरता से सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, तो गुरुजी, अब आप क्या कर सकते हैं? मैंने पहले भी 8 वलयों का सम्मेलन हासिल किया है, लेकिन वह तब हुआ था जब मैंने 96 स्तर को पार करने के बाद अपने गुरु से लड़ाई की थी। मैंने 9 वलयों के सम्मेलन का कभी प्रयास नहीं किया है। शाओ चांगफेंग की भौहों में गंभीरता झलक रही थी और उन्होंने धीरे से उसे याद दिलाया, मैं तुम्हें बाद में सूत्र सिखाऊंगा। इसे सीखने के बाद तुम्हें इसे ध्यान से समझना होगा। हालांकि यह विधि दिव्य प्राणियों के रक्त को प्रेरित करने पर आधारित है, इसलिए तुम्हारे लिए रहस्यमय चंद्र शिष्य का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि तुम एक विधि में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम सभी विधियों में महारत हासिल कर लोगे। जब तक तुम मेहनत करोगे, तुम निश्चित रूप से इस विधि में महारत हासिल कर पाओगे। इस समय जियाओ चांगफेंग की आवाज़ और भी धीमी हो गई, उसकी आंखें ठंडी और क्रूर हो गईं और उसने गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना, जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, सार्वजनिक रूप से फैंटम मून मिस्टीरियस प्यूपिल के साथ इस चाल का इस्तेमाल मत करना, वरना अंतहीन मुसीबतें आएंगी। टाइटल डॉलू, यहाँ तक कि सुपर डॉलू भी लालच में आकर तुम पर हमला करेंगे। कम से कम तुम्हें सोल सेंट स्तर तक साधना करने तक इंतजार करना होगा, तभी तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। साथ ही यदि आप दुश्मन के साथ निजी लड़ाई में इस चाल का उपयोग करते हैं तो आपको किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। गलत व्यक्ति को मार डालना उसे जाने देने से बेहतर है। मामले की गंभीरता को जानते हुए जू त्यानिक्सी ने गंभीर और शांत स्वर में ठीक है कहा। ये गुप्त विधि किसी भी शक्ति और किसी भी बलवान व्यक्ति के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। इसका व्यावहारिक महत्व ब्लू लाइटनिंग टायरेनोसोरस रेक्स परिवार के ड्रैगनाइजेशन, 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल और हाउटियन सेक्ट के हाउटियन 9 एब्सोल्यूट से कहीं अधिक है। ये लगभग एक्सप्लोसिव रिंग के बराबर है। जब हुआ युहाओ स्टार लुओ साम्राज्य में प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तब उसने हिम सम्राट की कुछ आभा प्रकट की, जिसने स्टार लुओ साम्राज्य के राष्ट्ररक्षक डॉलुओ को उसकी ओर आकर्षित किया। उसने श्रेक अकादमी के भाग लेने वाले शिष्यों पर हमला करने का भी साहस किया। इससे स्पष्ट है कि उन उपाधि प्राप्त डॉलुओं से निपटना आसान नहीं है और उनकी दयालुता की कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जू त्यानिक्सी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर जियाओ चांगफेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने सिर हिलाया। उसके होंठ हिलते हुए उसने कुछ रहस्यमय और धीमी आवाज में कुछ कहा। जू त्यानिक्सी चुपचाप सुनता रहा। बीच बीच में उसकी आंखों में उलझन झलकती रही। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला तो शियाओ चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए उसके सवालों के जवाब दिए। कुछ मिनट जल्दी से बीत गए। सूत्र सुनने के बाद जू त्यानिक्सी शियाओ चांगफेंग से और अधिक जानकारी मांगने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि शियाओ चांगफेंग की आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। मालिक जी, क्या हुआ? जू त्यानिक्सी ने चिंता से पूछा। शियाओ चांगफेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक ध्यान लगाया, फिर हिचकिचाते हुए बोला, मैंने अभी जो बर्फीले फीनिक्स 10,000 मील की आत्मा शक्ति का प्रयोग किया, ऐसा लगता है कि वह किसी समुद्री आत्मा दानव पर लगी है और मैंने उनमें से काफियों पर वार किया है। उनमें से एक से ज्यादा 10,000 साल के आत्मा दानव होने चाहिए। वे काफी शक्तिशाली हैं। जू त्यानसी, मास्टर अंकल का निशाना इतना सटीक है, वो एक ही शॉट में पूरे इलाके को भेद सकते हैं। तो मास्टर अंकल, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? ये सुनकर कि देखने के लिए कुछ रोमांचक है, जू त्यानिक्सी ने बड़ी दिलचस्पी से सुझाव दिए। तो चलिए जाकर देखते हैं। ये सोचकर कि लड़ाई तो हो ही चुकी है, जियाओ चांगफेंग को लगा कि जाकर देखना ठीक रहेगा।
2 मिनट बाद एक जमे हुए समुद्र पर जियाओ चानफेंग अचंभित जू तियानिक्सी के साथ आकाश से नीचे उतरा और चुपचाप हवा में मौजूद काले और बैंगनी रंग के आत्मा के छल्ले को घूरता रहा। भगवान आपका भला करे, उसका इरादा सचमुच आत्मा राक्षसों को यूं ही मारने का नहीं था। इन लोगों की किस्मत इतनी खराब क्यों थी? क्या वे उसके हमले की चपेट में आए? ये पराजित प्राणियों का समूह साधारण आत्मा प्राणी नहीं था। इनमें से प्रत्येक 15 मीटर से अधिक लंबा था और गहरे समुद्र के दानव वेल के समान सुगठित शरीर वाला था। वे तटीय क्षेत्र के 3 प्रमुख आत्मा प्राणी में से एक थे, दुष्ट दानव हत्यारा वेल। गिरने के बावजूद इन किलर वेल के अवशेषों से अब भी एक भयंकर और दबंग आभा निकल रही थी और उनकी जमी हुई आंखें चौंका देने वाली थीं। जीवित रहते हुए उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली प्राणी था जो एक तरफ अपना दबदबा रखता था। सबसे आगे मौजूद दुष्ट दानव किलर वेल लगभग 30 मीटर लंबी थी और उसकी आभा 50,000 वर्ष से अधिक पुराने आत्मा प्राणियों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं एक स्पिरिट रिंग कम पिघलाता। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी सारी कीमती स्पिरिट रिंग बर्बाद हो जाएंगी। 30,000 वर्ष पुरानी दुष्ट किलर वेल की सिर की हड्डी, 60,000 वर्ष पुरानी दुष्ट किलर वेल की दाहिनी टांग की हड्डी। वेब नॉवल। शाओ चानफेंग की नज़र सबसे ताकतवर खूंखार वेल पर पड़ी और उसने एक लंबी आह भरी। ये दुष्ट किलर वेल एक इतना अनमोल आत्मा प्राणी है कि इसकी आत्मा की अंगूठी का उपयोग कुछ आत्मा गुरुओं द्वारा 8वें या यहाँ तक कि 9वें आत्मा कौशल के रूप में भी किया जा सकता है। इस तरह मरना कितना दुखद है। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह वाकई हत्याओं का सिलसिला शुरू नहीं करना चाहता था। उसने 6000 साल पुराने गहरे समुद्र के दानव वेल को भी नहीं मारा। इन 6 दुष्ट किलर वेल को मारना तो दूर की बात है। अहम चाचा जी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। आखिर ये स्पष्ट रूप से गहरे समुद्र के दानव वेल का इलाका है। हमें इन दुष्ट किलर वेल के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। आपके हमले का शिकार होना उनके लिए वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। जू तियानिक्सी ने 2 बार गला साफ किया और शियाओ चानफेंग को पिछली स्थिति के बारे में बताया। ये खूंखार किलर वेल अपनी क्रूरतापूर्ण हत्याओं के लिए जानी जाती हैं और तटीय जल में सबसे खूंखार जीव हैं। टोंगटियन बाक्सिया, जो समुद्र में पहली शुभंकर प्रजाति है, के अलावा पूरे समुद्र में ऐसी कोई जीव प्रजाति नहीं है जिसे वे मारने की हिम्मत न करें। ये लोग जाहिर तौर पर खून की गंध सूंघ कर दौड़े। पता नहीं उन्होंने शियाओ चानफेंग द्वारा बिछाए गए चारे की गंध सूंघी या गहरे समुद्र के दानव वेल के खून की। जैसे ही वे भोजन पर टूट पड़ने वाले थे तभी उनका सामना शियाओ चानफेंग के स्वर्गीय न्याय से हुआ। हालांकि दुष्ट किलर वेल का सरदार 50,000 वर्षों से अधिक का एक शक्तिशाली प्राणी था, फिर भी वह 96वें स्तर के सुपर डोलुओं की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सका और उसने मौके पर ही अपनी आत्मा की अंगूठी सौंप दी। जू तियानिक्सी ने एक नज़र में ही बता दिया कि सबसे आगे चल रहा व्यक्ति सबसे बड़ा था और उस पर सबसे ज्यादा हमले हुए थे। संभवतः उस पर सीधे मास्टर अंकल के हिम क्रिस्टल फीनिक्स शैडो का प्रहार हुआ था, जिससे उसका सिर और शरीर मौके पर ही अलग हो गए थे। उसके वेल जैसे मस्तिष्क में अभी भी बर्फ के कई टुकड़े फंसे हुए थे और उसकी मृत्यु अत्यंत दर्दनाक रही। अफसोस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन यह वाकई बहुत अफसोस की बात है। ये सुनकर जियाओ चानफेंग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी पछतावा झलक रहा था। आपने जो कहा उस पर गौर कीजिए। 10,000 साल पहले भगवान राजा तांग ने श्रेक के साथ शैतानों को साथ लेकर दुष्ट वेलों के एक समूह का शिकार किया था। उन्होंने लगभग 300 दुष्ट वेलों के उस विशाल समूह को लगभग पूरी तरह मार डाला था। जो आत्मा के छल्ले फटे वे आपके छल्ले से 40-50 गुना ज्यादा थे, लेकिन उन्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं था। केवल बाई चेनशियांग ने ही 10,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले को अवशोषित किया, बाकी सब नष्ट हो गए। जू तियानिक्सी ने अपनी आंखें घुमाईं और जल्द ही वे चमक उठीं। उसने एकमात्र बचे हुए दुष्ट किलर वेल की ओर इशारा करते हुए कहा, दुखी मत हो। मुझे लगता है कि इस बार सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी भी कुछ स्पिरिट रिंग्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। शाओ चानफेंग ने उसे ध्यान से देखा, उसकी लंबी बाहें अचानक सिकुड़ गईं। ये दुष्ट किलर वेल 30,000 साल से भी अधिक पुरानी है। हालांकि यह अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारी दूसरी मार्शल स्पिरिट के लायक नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी जोखिम लेने की अनुमति नहीं दूंगा। इसे आत्मसात करना असंभव है। जू तियानिक्सी की दूसरी मार्शल आत्मा में असीम क्षमता है। भले ही वह उसके लिए 9 लाख वर्ष पुराने आत्मा राक्षसों का शिकार न कर सके, लेकिन वह कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक आत्मा वलय की आयु 50,000 वर्ष से अधिक हो। इससे कम आयु स्वीकार्य नहीं है। अतीत में बॉडी सेक्ट अपने शिष्यों के लिए 7 लाख वर्ष के आत्मा राक्षसों को मार गिराने में सक्षम था, तो वे ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? यदि जू तियानिक्सी का शरीर इसे सहन कर सकता है, तो वे राक्षस को मारने की हिम्मत भी कर सकते हैं। जाने से पहले जू शियाओयुन ने मन ही मन सोचा कि सुदूर उत्तर में स्थित टाइटन स्नो डेमन किंग में हिम देवता का रक्त है। वह वृद्ध है, उसके पास पर्याप्त ऊर्जा और रक्त है, और उसमें आध्यात्मिक गुण हैं जो उसे जू तियानिक्सी के लिए आत्मा वलय बनने के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं।
भले ही उन्हें पूरे सुदूर उत्तर द्वारा घेर लिए जाने का जोखिम उठाना पड़े, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जहां तक हिम और हिम के दो सम्राटों की बात है, ऐसा नहीं है कि वे लड़ना नहीं चाहते, बल्कि वे सचमुच हिल भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, लिमिट डोलुओ को पार कर चुकी जू शियाओयुन भी उन्हें हरा नहीं सकी। सुदूर उत्तर के सभी 1,00,000 साल पुराने आत्मा राक्षस टूट पड़े और गुरु शिष्य को डुबोकर मार डाला। जू तियानिक्सी ने हाथ हिलाकर दूर से आ रहे आत्मा निर्देशित युद्धपोत की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने जीवन के बारे में मजाक तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि यहाँ किसी को सोल सेंस स्तर तक पहुंचने के लिए स्पिरिट रिंग की जरूरत है। ये सुनकर जियाओ चानफेंग की आंखें चमक उठीं और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। आपका मतलब श्रीमान ओल्ड यू से है? जी हाँ, वह कमजोर हैं और यह आत्मा की अंगूठी उनके लिए बिल्कुल सही है। एकदम सही। ओल्ड यू का जन्म सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में हुआ था। उनमें साधना की उच्च प्रतिभा नहीं थी। वे अपने प्रारंभिक वर्षों में मादक पदार्थों का सेवन करके ही आत्मा सम्राट के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुए। हाल के वर्षों में जुवानमिंग संप्रदाय ने उन्हें बहुत सारे अमृत प्रदान किए हैं, जिससे अंततः उन्हें अर्धात्मा संत स्तर तक पहुंचने में मदद मिली है। इस बार जियाओ चानफेंग जू तियानिक्सी को उसके 7वें आत्मा वलय की खोज के उद्देश्य से साथ लेकर आया था। 50,000 वर्ष से अधिक पुराने आत्मा वलय को ओल्ड यू के हाथों में जाने देना घातक होता, लेकिन 30,000 वर्ष से अधिक पुराना आत्मा वलय बिल्कुल उपयुक्त था। इसके अलावा दुष्ट किलर वेल द्वारा निर्मित 30,000 वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठी की गुणवत्ता अधिकांश 50,000 वर्ष पुरानी आत्मा की अंगूठियों से कमतर नहीं है, और इसे आत्मा के गुरुओं के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा की अंगूठी माना जा सकता है, जिनकी शारीरिक क्षमता आत्मा के स्वामी की तुलना में कहीं कम है। घबराए हुए बूढ़े यू को तुरंत बुलाकर जियाओ चानफेंग मुस्कुराया और उसे आत्मा पशु के बारे में निर्देश दिए। जब बूढ़े यू ने सुना कि उसे एक उच्च स्तरीय आत्मा वलय मिल सकता है, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह उत्साह से भर गया। महामहिम, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में युवा स्वामी की बेहतर सुरक्षा के लिए अपने कौशल का उपयोग करूंगा। बूढ़े यू की कमर पूरी तरह झुक गई थी। जियाओ चानफेंग ने आगे बढ़कर उन्हें उठने में मदद की और कोमल स्वर में कुछ दिलासा भरे शब्द कहकर उन्हें शांत किया। बिना ज्यादा बात किए ओल्ड यू ने 6ठे स्तर की हाथापाई करने वाली आत्मा मार्गदर्शक तलवार निकाली और एक ही वार में मरते हुए दुष्ट किलर वेल का सिर काट दिया। उसके शरीर से तुरंत एक घना काला प्रभामंडल उठा और 10,000 साल के घातक आत्मा के घेरे में सिमट गया। ओल्ड यू ने स्वॉर्डफिश मार्शल सोल को सक्रिय किया और 6 आत्मा वलय ऊपर उठे, एक सफेद, 2 पीले, 2 बैंगनी और एक काला। उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके 7वें आत्मा वलय को आकर्षित किया। उसका शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया और दर्दनाक अवशोषण प्रक्रिया शुरू हो गई। जू तियानिक्सी ने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा और जियाओ चानफेंग ने भी उसे सहमति भरी नजरों से देखा। अचानक जियाओ चानफेंग की नजरें घूमी और उसने मृत 30,000 साल पुरानी खूंखार किलर वेल में कुछ गड़बड़ देखी। ये तो स्पष्ट रूप से मर चुका है, तो फिर इस दुष्ट किलर वेल के कटे हुए सिर में अभी भी इतनी तीव्र आत्मा की हलचलें कैसे हो रही हैं? क्या ये हो सकता है? उसकी आकृति बिजली की तरह तेजी से हवा में कौंधी और वह दुष्ट किलर वेल के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। अपनी उंगलियों के एक ही झटके से जियाओ चानफेंग ने दुष्ट किलर वेल का सिर पूरी तरह से चीर डाला। खोपड़ी के भीतर से अचानक गहरे लाल रंग का प्रकाश उठा, जिससे सैकड़ों वर्ग मीटर का वायु क्षेत्र खून की तरह लाल हो गया। ये वास्तव में एक आत्मा की हड्डी है, और यह धड़ की हड्डी के बाद सिर की आत्मा की हड्डी के मामले में दूसरे स्थान पर है। जब उसने दूर से गहरे लाल रंग के प्रकाश के गोले को देखा, तो जियाओ चानफेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। एक ही वर्ष की आत्मा अस्थि का मूल्य आत्मा वलय के मूल्य से 100 गुना अधिक होता है। 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थि को रक्त नदी का खजाना माना जाता है। सिर की आत्मा अस्थि विशेष रूप से कीमती होती है। 30,000 वर्ष पुराने दुष्ट किलर वेल से प्राप्त यह सिर की आत्मा अस्थि 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा अस्थियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। मालिक जी, क्या ये 10,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी है? जू तियानिक्सी ने उड़ते हुए आत्मा मार्गदर्शक को तेजी से चलाया और शियाओ चानफेंग के पास पहुंचा। हाँ, ये चीज़ बहुत कीमती है। अगर मैं इसका इस्तेमाल कुछ 8वें स्तर के आत्मा मार्गदर्शकों के बदले में करता हूं, तो मुझे डर है कि काला बाजार में ऐसे लोग होंगे जो इसे खरीदने की हिम्मत करेंगे। शियाओ चानफेंग ने सिर हिलाया और हल्के से हंसा, जाहिर तौर पर वह बहुत अच्छे मूड में था। 30,000 साल पुरानी एक दुष्ट किलर वेल की खोपड़ी का मूल्य शायद इससे कहीं अधिक हो, लेकिन 9वीं श्रेणी के आत्मा मार्गदर्शक बहुत कीमती होते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम 9वीं श्रेणी के आत्मा मार्गदर्शक डोलुओ त्रिराज्य में आए हैं। हालांकि किसी आत्मापोशी को गलती से मार देना बुरा है, लेकिन गलती से उच्च स्तरीय आत्मा की हड्डी प्राप्त करना उतना अफसोसजनक नहीं है। जब जू तियानिक्सी ने यह सुना, तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने ओल्ड यू की ओर देखा।
जियाओ चानफेंग ने जू तियानिक्सी की निगाहों को ध्यान से देखा और ये देखकर कि वह बोलने में हिचकिचा रहा है, उसने पहल करते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह आत्मा की हड्डी श्रीमान ओल्ड यू को दे दूं? जैसा कि उम्मीद थी, आपकी पैनी नज़रों से कुछ भी नहीं छिप सकता, चाचा जी। जू तियानिक्सी मुस्कुराया, अपने हाथ जोड़कर धीरे से पूछा, क्या मैं बूढ़े युए की ओर से यह अनुरोध करूं? उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मेरी देखभाल की है और मुझे आत्मा मार्गदर्शकों के बारे में सिखाया है। वे आत्मा मार्गदर्शन के मार्ग पर मेरे गुरु हैं। शाओ चानफेंग ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? आत्मा की हड्डी प्राप्त होने के बाद उसे एकीकृत किया जाना है। चूंकि तुमने पहले ही पूछ लिया है, तो मुझे इसे तुम्हें देने में संकोच क्यों करना चाहिए? इसके अलावा इस आत्मा की हड्डी का सर्वोत्तम प्रभाव तभी होता है जब इसे आत्मा की अंगूठी के साथ अवशोषित किया जाता है। आत्मा के जानवर को श्री ओल्ड यू ने मारा था, इसलिए यह वस्तु उन्हीं के पास होनी तय है। इसे उन्हें देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ओल्ड यू की उम्र और साधना स्तर को देखते हुए सामान्य परिस्थितियों में इस उच्च श्रेणी की आत्मा अस्थि को अवशोषित करने की बारी उनकी नहीं होती, लेकिन चूंकि जू तियानिक्सी ने अनुरोध किया था, इसलिए जियाओ चानफेंग उन्हें कभी मना नहीं करेगा। इसके अलावा जब ओल्ड यू की साधना सोल सेंट स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह 7वें स्तर का सोल गाइड बनाने का प्रयास कर सकेगा। सोल रिंग्स और सोल बोन से अपनी नींव को मजबूत करते हुए वह भविष्य में सोल डोलुओ क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है, इसलिए यह कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक अगर जू तियानिक्सी वहां नहीं होता, तो शियाओ चानफेंग इस बात पर दांव नहीं लगाता कि एक बूढ़ा आदमी भविष्य में बड़ी तरक्की कर सकता है या नहीं। चाहे वह अधीनस्थों को अपने पक्ष में करना हो या हितों का लेन देन, यह उससे कहीं अधिक भरोसेमंद था। जू तियानिक्सी यह भी जानता था कि शियाओ चानफेंग ने उसे बहुत सम्मान दिया है, और इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी छाती थपथपाई और कसम खाए, मास्टर अंकल वाकई दूरदर्शी हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको अन्य उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा की हड्डियां ढूंढने में ज़रूर मदद करूंगा। वैसे क्या आपके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा बचा है जो आत्मा की हड्डियों से जुड़ा नहीं है? शाओ चानफेंग ने अपनी भौहें उठाईं, उसके होंठों के कोने पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई और उसने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर के 6 हिस्सों में से केवल मेरी बाईं भुजा ही अभी तक आत्मा अस्थि से नहीं जुड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ऐसा इरादा है। आखिरकार आत्मा अस्थियां मिलना मुश्किल है, इसलिए इस पर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। आत्मा की हड्डियां मिलना मुश्किल है तो क्या हुआ? जब तक आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं, आप उन्हें ज़रूर पालेंगे। जू तियानिक्सी ने असंतोष से अपनी छाती फुलाते हुए बिखरे हुए दुष्ट किलर वेल के समूह की ओर इशारा किया और कहा, उदाहरण के लिए इन लोगों की इतनी दयनीय मौत हुई कि मुझे लगता है कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि उनके शरीर से आत्मा की हड्डियां निकलेंगी। मैं ये बात बेवजह नहीं कह रहा हूँ। आत्मा की हड्डियों के संबंध में आत्मा गुरु समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आत्मा का दानव जितना पुराना होता है और मृत्यु से पहले उसका आक्रोश जितना अधिक होता है, आत्मा की हड्डियों के उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक होती है। शाओ चानफेंग ने एक ही झटके में खूंखार किलर वेल के इस समूह का सफाया कर दिया। मरने से पहले उनकी आंखें खुली हुई थीं। जू तियानिक्सी को लगा कि ये लोग बहुत क्रोधित होंगे। जियाओ चानफेंग स्वाभाविक रूप से जू तियानिक्सी का मतलब समझ गया था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि ये किलर वेल दूसरी आत्मा की हड्डी पैदा कर सकती हैं, लेकिन जू तियानिक्सी का रवैया इतना मनमोहक था कि वह हंसे बिना नहीं रह सका। हा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और देखूंगा कि क्या इन लोगों में दूसरी आत्मा की हड्डी होगी। ठंडी रोशनी और बर्फ की बारिश ने आकार धारण किया और शियाओ चानफेंग की हथेली से फूट पड़ी और कई किलर वेल के शरीर पल भर में पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। आकाश में एक तेज गहरे लाल रंग की प्रकाश की किरण उठी, जो सिर की आत्मा की हड्डी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जिससे जियाओ चानफेंग और जू तियानिक्सी ने एक ही समय में आश्चर्य के भाव दिखाए। आत्मा की हड्डी को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए जियाओ चानफेंग ने उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या इस ऊर्जा स्तर का मतलब 60,000 साल पुरानी दुष्ट किलर वेल की दाहिनी टांग की हड्डी है? एक तरफ खड़ी जू तियानिक्सी को अचानक लगा कि उसके मुंह से सचमुच आशीर्वाद मिला है। मैंने तो ये बात यूं ही कह दी थी, लेकिन ये सच में होता है।